Hello students, hi all. Once again, a very warm welcome to all of you. This is me, Disha Singh, your English mentor here at Advait Education. So children, again, I am here with yet another close test practice. Yes, so let's practice it. Let's start it and देखते हैं. Today we have done about ants. हमने ants के बारे में close test किया था, birds के बारे में किया था, remember? Now it's the cockroaches. Yes. So cockroaches के बारे में हम एक आज पैराग्राफ करने वाले हैं. लेट्स सी व्हाट डू वी हैव हियर. यस, सो लेट्स रीड आउट एज यूजुअल. मैंने जैसा आपको कहा है कि सबसे पहले आपको एक थरो रीडिंग करनी है और जो टॉपिक सेंटेंस है उसके थ्रू ये समझना है कि ये पैसेज किस चीज के बारे में है. वैसे तो मैंने आज आपको बता दिया कि इट इज अबाउट कॉकरोचेस, बट आपको वहां कोई भी बताने वाला नहीं होगा, आपको ये खुद जज करना होगा, राइट? सो most of us dash that cockroaches are dash creatures. So topic sentence से हमें ये समझ में आ गया that it is about cockroaches, इनके बारे में है. So let's know many things about cockroaches. बहुत सी चीजें हैं, we take them for granted. हम cockroaches को granted लेते हैं और ये मान के चलते yes, ये तो बहुत छोटे से कमजोर creatures है, ये हमारा क्या करेंगे, but we are wrong at times. So देखते हैं cockroach क्या होते हैं. Most of us dash that cockroaches are dash creatures. So most of us examine, find, see or think. हम में से अधिकतर लोग ये सोचते हैं, right? So it should be think. Examine can't be the option. Find भी नहीं हो सकता, see भी नहीं हो सकता, think हो सकता है क्योंकि हम सोचते हैं. Most of us think that cockroaches are dash creatures. Dash creatures means कैसे क्रिएचर्स है, हम क्या सोचते हैं? टाइनी क्रिएचर्स, इरिटेटिंग, डेंजरस, टफ. यस, ऑफ कोर्स बहुत से लोग इससे इरिटेट होते हैं, बहुत से लोगों को इससे डर भी लगता है, स्पेशली वुमेन को. और टफ तो नहीं कह सकते, लेकिन एन ओवरऑल व्यू क्या होता है? ओवरऑल हम इसे एक छोटा सा क्रिएचर, एक कीड़ा, बस यही समझते हैं, राइट? तो छोटा सा मीन्स होता है टाइनी. सो हियर most of us think that cockroaches are tiny creatures. Okay, so that would be the correct option. तो इसमें हम dangerous या irritating या tough नहीं लेंगे. Majority of the people, जो mass है, majority है, वो यही मानती है कि cockroaches जो है वो tiny creatures है, छोटे से creatures है. Now you can kill a cockroach easily. और क्या है? ओके, वन थिंग इज मिसिंग, वेरी वीक एंड डैश. हम ये क्या मानते हैं? कॉकरोचेस आर टाइनी क्रिएचर्स, वेरी वीक, बहुत कमजोर है, एंड डैश दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड. और डैश है जो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं. क्या है डैश? बहुत ज्यादा. अपीलिंग मीन्स विच समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, दैट इज अपीलिंग. ठीक है, जिसमें एक अपील हो, जिसके प्रेजेंस में बहुत वजन हो, उसको हम कहते हैं अपीलिंग कैरेक्टर, राइट? सो कॉकरोचेस आर नेवर अपीलिंग. ये अपीलिंग तो हो नहीं सकते, स्ट्रेंज भी नहीं हो सकते, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कॉकरोचेस को देखकर सोचेगा ओ माय गॉड व्हाट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस. एवरीबॉडी नोज, हर किसी को पता है कि ये कॉकरोच है. ठीक है, सो दे कांट बी स्ट्रेंज कैरेक्टर्स. नाउ सॉफ्ट, सॉफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, राइट? जरा भी सॉफ्ट नहीं है कॉकरोचेस. किसी का भी मन करता है कि कॉकरोच को हाथ में ले ले और आप ऐसे उसको प्यार करें? नो. सो दे कांट बी सॉफ्ट ऑल्सो, इसलिए ये सॉफ्ट भी नहीं हो सकते. सो एक ही बचता है वल्नरेबल. वल्नरेबल मीन्स सेंसिटिव. ओके, सो वेरी वीक एंड, तो हम ये सोचते हैं, मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट कॉकरोचेस आर टाइनी क्रिएचर्स, छोटे हैं, बहुत कमजोर हैं एंड सेंसिटिव हैं. वल्नरेबल का सिनोनिम वर्ड क्या होता है? सेंसिटिव, नाजुक. हम ये मानते हैं पर ऐसा है नहीं, आपको अभी फैक्ट्स पता चलेंगे. ठीक है, सो वल्नरेबल वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब होता है सेंसिटिव. ओके, सो वेरी वीक एंड सेंसिटिव, दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड विद वन डैश. और हम ये मानते हैं कि वो बहुत छोटे, कमजोर और सेंसिटिव है और इन्हें सिर्फ एक ब्लो से मारा जा सकता है. ऑप्शंस आर कैन बी डिस्ट्रॉयड विद वन डैश. वन डैश क्या है? वन डैश क्या है?
वन डैश क्या है देखिए, हिट, वन डैश, वन हिट, वन एफर्ट, वन ब्लो, वन केमिकल. So one chemical तो no ways. We are following the elimination method. One effort, no. Effort भी क्यों? One hit, yes. Hit हो सकता है और blow भी हो सकता है. लेकिन जब हम किसी को hit करते हैं तो उसके ऊपर जो असर होता है उसको क्या बोलते हैं? Blown out, right? Blow. So उस effect को हम blow कहते हैं. The cockroach was blown away by my hit. मेरे hit के द्वारा जो cockroach है वो ब्लोन आउट हो गया, मतलब खत्म हो गया, राइट. सो इसमें जब इन दोनों में कंफ्यूजन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ कंफ्यूजन पॉसिबल है. ये दोनों तो हमने एलिमिनेट कर लिया, एफर्ट एंड केमिकल, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कंफ्यूजन है हिट एंड ब्लो में. तो मैंने उसका रीजन बताया कि हिट क्यों नहीं आएगा. ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें हिट को ऑप्ट करते, आई एम वेरी श्योर. ठीक है, लेकिन हमको ब्लो का भी मीनिंग समझ लेना है. मैंने बताया कि जब हिट करने के बाद जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है दैट इज ब्लो. क्लियर? सो हम क्या करेंगे, हिट को भी कैंसिल करेंगे एंड ब्लो इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, राइट. सो अब एक बार हम फिर से पढ़ लें सेंटेंस. सो क्या लिखा था? दैट कैन बी डिस्ट्रॉयड विद वन ब्लो. ठीक है, यस यू कैन किल अ कॉकरोच इजिली. हाँ, आप कॉकरोच को इजिली मार सकते हैं. Dash in reality it is an dash tough creature. Dash in reality आप मार सकते हैं easily, पर dash in reality, since in reality, though in reality, while in reality, but in reality. Now one by one we will eliminate. पहले हम meaning समझेंगे. ठीक है, since का मतलब है since, क्योंकि. जब हम since को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना, जब हम सिंस को एज अ कंजंक्शन यूज करते हैं तब इसका मतलब होता है क्योंकि, सिंस. लेकिन सिंस को एज अ प्रेपोजिशन जब यूज करेंगे, ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है, सिंस दोनों में आता है. तो जब हम प्रेपोजिशन की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब होगा तब से. ठीक है ना. सो या तो तब से या तो क्योंकि. ठीक है, ये इसका मीनिंग है. एज अ कंजंक्शन इसका मीनिंग है क्योंकि. दूसरा दो, दो का हिंदी मतलब है, हिंदी मीनिंग होता है वैसे तो. दो का हिंदी मीनिंग इज वैसे तो. ठीक है, वाइल का मीनिंग होता है के दौरान. वाइल का मीनिंग है के दौरान. एंड बट का मीनिंग है लेकिन. तो ये आपको बहुत क्लोज लगते हैं, आपको ये चारों वर्ड्स के जो मीनिंग्स है काफी क्लोजर लग रहे होंगे, बहुत करीबी लग रहे होंगे, लेकिन हमको अप्रोप्रिएट सेंटेंस के हिसाब से क्या फिट हो रहा है वो हमें समझना जरूरी है. अगर आप हिंदी की समझ आपकी अच्छी होगी तो डेफिनेटली इंग्लिश की भी अच्छी होगी. ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्योंकि है, तब से है, के दौरान है, वैसे तो है, लेकिन है. अब हम इस सेंटेंस में देखते हैं कि फिफ्थ में क्या है. फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है देखिए, डैश इन रियलिटी इट इज एन डैश. सो क्या आएगा, बट इन रियलिटी. ओके, लेकिन मतलब क्या है, यू कैन किल कॉकरोच इजिली, यू कैन, आप एक कॉकरोच को इजिली मार सकते हैं, लेकिन वास्तव में इन रियलिटी इट इज एन डैश टफ क्रिएचर. इट इज एन लिखा है, देखिए क्या लिखा है, एन. आपको इन चीजों को ध्यान रखना है. एन लिखा है मतलब डेफिनेटली इसके बाद जो वर्ड आएगा एक वॉवल साउंड से स्टार्ट होगा. क्लियर? सो लेट्स फाइंड आउट द सिक्स्थ ऑप्शन. सिक्स्थ ऑप्शन ढूंढते हैं. ये वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है. ऑल द फोर ऑप्शंस आर स्टार्टिंग विद अ वॉवल साउंड. अब क्या करेंगे, आप फंस गए हम. सो नाउ व्हाट टू डू चिल्ड्रन, अब हम इसका मीनिंग देखेंगे. अब हम क्या करेंगे, सबके मीनिंग देखेंगे. ओल्ड मतलब पुराना, ठीक है ना, यू ऑल नो दिस.
अल्टीमेट मतलब आखिरकार, ठीक है ना। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल मीन्स आउटस्टैंडिंग, हिंदी में अतुल्य, जिसकी कोई तुलना ना कर सके, ठीक है, सॉरी, आउटस्टैंडिंग, ओके, जिसकी कोई तुलना ना कर सके, दैट इज इनक्रेडिबल। कहते हैं ना इनक्रेडिबल इंडिया, मतलब इंडिया की किसी और देश से तुलना नहीं है, ठीक है। एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली जो है ये डिग्री बताता है, ठीक है, किसी भी चीज की डिग्री बताता है। सो इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, इनक्रेडिबल एडजेक्टिव है, इनक्रेडिबल जो है ये विशेषण है, ये एडजेक्टिव है, और एक्सट्रीमली जो है ये क्या है, डिग्री ऑफ मॉडिफाइंग, मॉडिफाई करने का एक डिग्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में हमने पढ़ा है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ओके, सो इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। सो अब हमको ये समझना है कि वहां पर क्या आना चाहिए। सो लेट्स गो बैक, पुराना, आखिरकार, ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो ये तो नहीं आएगा, इनक्रेडिबल कांट कम, क्योंकि वहां हम एडजेक्टिव नहीं लिख सकते, ठीक है, एडवर्ब इज पॉसिबल, ठीक है। सो लेट्स सी, सिक्स्थ में cockroaches, yes, but in reality it is an dash tough creature, तो it is an extremely tough creature, क्योंकि हमको tough को modify करना है, ये हमको modify किसको करना है, tough। tough क्या है, tough जो है ये एक adjective है, ठीक है ना, tough is an adjective, एक विशेषण है, एक विशेषण को modify करना है, सो विशेषण को मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब यूज करेंगे, ठीक है ना, इसलिए यहां पर क्या आएगा, एक्सट्रीमली टफ क्रिएचर, गॉट इट। तो आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी समझना है कि क्या आना चाहिए लॉजिकली, और साथ ही साथ आपको ग्रामेटिकली भी उसको फिट करना है। तो ग्रामेटिकली भी हमने फिट कर लिया कि जब भी किसी एक एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना होता है तो हम एडवर्ब यूज करते हैं, एक एडजेक्टिव दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई नहीं कर सकता, एक एडवर्ब दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। सो व्हाट वी गॉट, बट इन रियलिटी इट इज एन एक्सट्रीमली टफ क्रिएचर, गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं आगे, कॉकरोचेस आर इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग, दे कैन डैश एनीवेयर एंड ऑन एनीथिंग। वो इनक्रेडिबली मतलब अतुल्य, आई सेड नो, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य, विदाउट कंपैरिजन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो कहीं पर भी रह सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, मतलब वो क्या कर सकते हैं, कैसे भी सरवाइव कर सकते हैं, इसका ये मतलब है, कहीं भी रह लेना और कुछ भी खा लेना, मतलब आपने अपने सर्वाइवल का रास्ता बना लिया, राइट। सो क्या होगा, ऑप्शंस आर सॉरी, मूव, स्लाइड, रीच, सर्वाइव। सो कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी कहीं पर भी रह लेते हैं, सो मतलब वो क्या कर सकते हैं, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर। मूव नहीं होगा, स्लाइड भी नहीं होगा, रीच भी नहीं होगा, सर्वाइव इज द करेक्ट ऑप्शन, फाइन। नेक्स्ट है, सो सेवेंथ वन वी गॉट सर्वाइव, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, दे कैन सर्वाइव एनीवेयर एंड ऑन एनीथिंग, ठीक है। it dash our food but it can also eat dash things, it dash our food, हमारे फूड को वो क्या करता है, 8th ऑप्शन देखते हैं, it eats our food, locates our food, smells और chews, वो हमारे फूड को क्या करते हैं, कॉकरोचेस। आपने देखा होगा घर में जहां पर भी कोई खाने की चीज गिरी हो कहीं, या फिर आपके जूठे बर्तन रखे हो, वहां डेफिनेटली कॉकरोच आते हैं रात में, सब जब शांत हो जाता है, सारा काम हो जाता है, कोई रहता नहीं है,
कोई हलचल नहीं होती किचन में, सारे कॉकरोचेस बाहर आते। क्यों? क्योंकि वो हमारा फूड खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो खाने के लिए बाहर आते हैं, राइट? सो दे कैन ईट अवर फूड। सो स्मेल, लोकेट, च्यू, इससे ऊपर है ईट, ठीक है? तो वो हमारा खाना खाते हैं, ठीक है? अभी आगे देखते हैं और क्या लिखा है। सो 8th में हमने क्या देखा कि they can survive anywhere on anything, it eats our food, but it can also eat dash things like candle, wax, this is wax। वो हमारा खाना तो खाते हैं, साथ में वो बहुत सारी अनइमेजिनेबल चीजें, ऐसी चीजें जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हमारी कल्पना से बाहर है, उन चीजों को भी वो खा सकते हैं, जैसे कैंडल वैक्स, सोप, पेपर, इन चीजों को भी कॉकरोच खा लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? बट इट कैन ऑल्सो ईट डैश थिंग्स। सो 9th के ऑप्शंस देखते हैं हम क्या क्या है। डैश थिंग्स में अनइमेजिनेबल, फेमिलियर, सेंसिबल, एपेटाइजिंग। ओके, सो सेंसिबल तो नहीं होगा, एपेटाइजिंग भी नहीं होगा, फेमिलियर भी नहीं होगा, अनइमेजिनेबल। ओके, हमारी कल्पना से बाहर की चीजें भी वो खा लेते हैं। क्लियर? अब देखते हैं लास्ट, व्हाट इज लेफ्ट। लास्ट सेंटेंस में क्या लिखा गया है? यस, सो but it can also eat unimaginable things like candle wax, soap and paper. So the next time you kill a cockroach, feel dash, because you are killing an extremely tough creature, right? So what is written? So the next time you kill a cockroach, मतलब अगली बार जब आप कॉकरोच को मारते हैं, dash, feel dash because you are killing an extremely tough creature. So आपको क्या फील करना है कि आप एक बहुत टफ क्रिएचर को मार रहे हैं, तो आपको क्या महसूस होना चाहिए? ये लास्ट जो सेंटेंस है, एक्चुअली किसी को भी मारने से तो हमें गिल्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो लास्ट सेंटेंस है, ये एक मॉकरी वे में कहा गया, सरकास्टिक वे में कहा गया। आपको बताऊं, सरकाजम किया गया है। सरकाजम का मतलब क्या होता है? व्यंग। सरकाजम का मतलब क्या किया गया? व्यंग किया गया, व्यंग, ठीक है ना? व्यंग, व्यंग के रूप में ये लास्ट सेंटेंस कहा गया है कि इसीलिए अगली बार जब आप किसी कॉकरोच को मारने जाएं तो आप क्या महसूस करें? हैप्पी महसूस करें कि आपने एक इतने स्ट्रॉन्ग क्रिएचर को मारा है, ठीक है? इसलिए इसका आंसर आएगा हैप्पी। अदरवाइज इसका आंसर तो गिल्टी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी को मार रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, तो वी शुड बी गिल्टी, ठीक है? क्योंकि ये अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि वो भी एक क्रिएचर है, इस धरती पे आया है, वो भी, उसको भी जीना है, राइट? लेकिन यहाँ पे क्योंकि सरकाजम किया गया है, लास्ट लाइन में व्यंग किया गया है, इसलिए इसका आंसर होगा हैप्पी। ओके, सो क्रूएल, गिल्टी, सैड, ये सब कैंसिल हो जाएंगे एंड द ऑप्शन कम्स हियर इज हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स जब आप किसी कॉकरोच को मारे तो बहुत सोच समझ के मारे। आपको पता चल गया, उसके स्ट्रेंथ के बारे में पता चल गया, कॉकरोच कितना स्ट्रेंथफुल है, राइट? एंड डोंट फील कि अरे छोटा सा टाइनी क्रिएचर है, इसको ऐसे कुचल दो और मार दो, बट you should know. Okay, so this was about cockroaches and we did one more exercise on close test. So आपने देखा कि we have to check both the parameters, right? Sentence के according क्या fit हो रहा है logically plus grammatically. So दोनों चीजों को parallel हमें लेकर चलना है. Okay, let's continue. The next question I have taken is we must work hard towards dash of the unprivileged people of our country. So हमें जो unprivileged लोग हैं हमारी country में, उनके लिए हमें we must work hard towards उनके unprivileged people of our, yes, so जो लोग unprivileged हैं, जिनको कोई chance नहीं मिलता बाहर आने का, ऊपर आने का, अपने आप को शो करने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो दबे हुए रह जाते हैं, हमको उनके लिए काम करना चाहिए. So what shall we do? We must work hard towards proliferation, emancipation, contribution, association और unification. तो ऐसे लोग क्यों दबे रह जाते हैं? ऐसे लोगों के दबे रह जाने का रीजन क्या है? क्योंकि they are the victims of emancipation. Emancipation means किसी भी तरह का दबाव, obligation या फिर किसी भी तरह का
जब उनके ऊपर प्रेशर होता है कि यस उन्हें ये करना है, उन्हें ऐसे ही करना है और किसी के अंडर उनको प्रेशर में रहना पड़ता है, दैट इज इमेनिसिपेशन. ओके, सो इन लोगों को चांस देने के लिए, ऐसे लोगों को सोसाइटी में ऊपर लाने के लिए वी नीड टू वर्क. सो वी मस्ट वर्क हार्ड टुवर्ड्स इमेनिसिपेशन ऑफ द unprivileged people of the country. Okay, so the correct answer here is emancipation. Contribution, association are all different. Associate मतलब किसी के साथ जुड़ जाना, तो आप उनके साथ जुड़, हर एक इंसान के साथ हम जुड़ नहीं सकते, पहली चीज. दूसरी चीज यूनिफिकेशन, अगर सब यूनाइटेड भी हो गए तो भी चांस कैसे मिलेगा लोगों को? चांस तो इंडिविजुअल स्किल से ही मिलेगा, राइट? एंड कंट्रीब्यूशन, सो आप कंट्रीब्यूशन क्या कर सकते हैं? वी मस्ट वर्क टूवर्ड्स, हमें उनके किसी चीज के तरफ काम करना है, उनके इमेनिसिपेशन की तरफ काम करना है. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन. yes, if we wish to dash democracy we must dash fast to our constitutional norms. सो क्या मतलब है? इफ वी विश टू डैश डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी को डैश करना चाहते हैं, सो वी मस्ट डैश फास्ट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. तो हमें जल्दी से अपने कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान के जो नॉर्म्स हैं उनके प्रति डैश करना चाहिए. अब ये डैश डैश में क्या आएगा? लेट्स सी. वी विश टू डैश, सो सबसे पहले वी विश टू डैश डेमोक्रेसी, पहले फर्स्ट आंसर हम ढूंढते हैं कि फर्स्ट आंसर क्या होगा. वी विश टू एंगेज डेमोक्रेसी, रूल डेमोक्रेसी. देखिए, डेमोक्रेसी को आप एंगेज कर सकते हैं क्या? नो. डेमोक्रेसी को आप रूल कर सकते हैं? नो. डेमोक्रेसी को आप अब्सॉर्ब कर सकते हैं? नो. ठीक है, वन बाय वन हम देखेंगे. डेमोक्रेसी को आप मेंटेन कर सकते हो? यस. डेमोक्रेसी को आप गवर्न कर सकते हो? नो. हम कैसे गवर्न कर सकते हैं? वी आर सिविलियंस, वी आर नॉर्मली द सिटीजन्स ऑफ द नेशन. सो हम डेमोक्रेसी को गवर्न भी नहीं कर सकते, बट वी कैन मेंटेन दैट, हम मेंटेन कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ क्या लिखेंगे? वी विश टू मेंटेन, और क्योंकि ये पेयर्स में है, पेयर्स में आंसर है, इसीलिए जब ऑप्शन डी सही जा रहा है फर्स्ट पार्ट में, तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट भी वही होगा जो उसके साथ लिखा हुआ है. ठीक है, सो आई विश टू मेंटेन डेमोक्रेसी वी मस्ट होल्ड फास्ट टू अवर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स. ठीक है, सो एक ढूंढ लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली हमें मिल गया. इजंट दैट अमेजिंग? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो दैट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन. mass education system dash lot of dash on teaching and very little on learning. अब फिर से देखिए, mass education system dash a lot of dash. mass education system मतलब जो बहुत बड़े रूप में जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, dash a lot of dash on teaching and very little on learning. ओके, जो टीचिंग में तो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है लेकिन बहुत थोड़ा फोकस हो पा रहा है लर्निंग में. एक्चुअली टीचिंग का पर्पस क्या होना चाहिए? दैट मोर एंड मोर नंबर पीपल शुड लर्न, लेकिन लर्निंग पे फोकस कम हो रहा है. द फोकस इज मोर ऑन टीचिंग. ओके, सो वी शुड बी अंडरस्टैंडिंग दिस. सो मास एजुकेशन सिस्टम क्लेम्स अ लॉट ऑफ रिगार्ड. क्लेम्स अगर करेक्ट हो भी रहा है तो रिगार्ड कैन नॉट बी करेक्ट, सो रिगार्ड वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फिट करके. मास एजुकेशन सिस्टम टीचेस लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑन टीचिंग. टीचेस लॉट ऑफ एलिमेंट्स ऑन टीचिंग. व्हाट आर एलिमेंट्स ऑन टीचिंग? नथिंग. एलिमेंट्स ऑन टीचिंग नहीं हो सकता, सो अगेन दिस गोज रॉन्ग. ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया. Now, mass education system lays a lot of stress on teaching and very little on learning. This is somewhat suitable. Sound करता है कि थोड़ा suitable है, फिर भी हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक करते हैं, हमें तो पता नहीं है. Mass education system finds lot of shortcoming on teaching and very little on learning. ये भी ऐसा लग रहा है कि शायद करेक्ट हो. Okay, so mass education system finds a lot of shortcomings
ऑन टीचिंग, शॉर्टकमिंग्स ऑन टीचिंग नहीं हो सकता, शॉर्टकमिंग्स इन टीचिंग हो सकता है, ठीक है। सो शॉर्टकमिंग के बाद यहाँ पर अगर इन होता तो एक बार हम इसको यहाँ पे फिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्रपोजिशन रॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकमिंग्स भी कैंसिल और शॉर्टकमिंग कैंसिल तो फाइंड्स भी कैंसिल, तो ऑप्शन डी कैंसिल। Okay, now mass education system holds lot of power on teaching and very little power on teaching. Teaching में power की जरूरत कहाँ पड़ती है, right? So again this comes to a wrong option, क्योंकि power की जरूरत नहीं पड़ती teaching को, ठीक है। So mass education system holds a lot of power. No, it doesn't needs any power. इसमें power की जरूरत नहीं है। Mass education system lays a lot of stress on teaching and very little on learning. अब एक सेंसिबल सेंटेंस निकल कर आया है कि जो मास एजुकेशन सिस्टम जो चलाया जा रहा है, ओके, उसमें फोकस जो है दैट इज मोर ऑन टीचिंग। टीचिंग पे तो बहुत ज्यादा फोकस है, कि लर्निंग पे, आउटकम्स पे उतना फोकस नहीं है। सबसे ज्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है टीचिंग पर, ओके। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी सी, mass education system lays lot of stress, ठीक है, सॉरी, RESS, yes, lot of stress on teaching and very little on learning. So we got the correct answer. Great. So let's see the next question. Next देखते हैं हम 8. When they dash that the commodities were very dash, they gave up the idea to buy them for want of adequate money. So फिर से एक बार पढ़ेंगे सेंटेंस ट्वाइस एंड थ्राइस। मैंने हमेशा बोला है कि यू शुड रीड द सेंटेंस ट्वाइस एंड थ्राइस, ओके। सो व्हेन दे डैश दैट द commodities were very dash, पहले इतना ही हम करते हैं, पहले हम यहाँ से यहाँ तक करते हैं, ओके। सो व्हेन दे डैश दैट द कमोडिटीज वर डैश, पहले हम इतना ही करते हैं, फाइन। सो अब हम फिट करने की कोशिश करते हैं एक एक। व्हेन दे सॉ दैट द कमोडिटीज वर वेरी गुड, दे गेव अप द आइडिया। जब कमोडिटीज बहुत गुड है तो व्हाई दे गेव अप द आइडिया, तो उन्होंने आइडिया गेव अप क्यों कर दिया, तो ये पॉसिबल नहीं है, दिस सीम्स टू बी रॉन्ग, ये रॉन्ग है इसलिए ये भी रॉन्ग है, ठीक है। देन व्हेन दे रियलाइज दैट द कमोडिटीज वर वेरी चीप, दे गेव अप द आइडिया टू बाय देम फ्रॉम। अब जब उन्हें ये लगा कि कमोडिटीज बहुत सस्ती है तो फिर आइडिया गिव अप क्यों करेंगे, व्हाई? जब कमोडिटीज सस्ती है तो डेफिनेटली उन्हें तो वही प्रेफर करना चाहिए, गॉट इट। एक लॉजिक है, एक पॉइंट है। सो जब चीप होने के बाद भी उन्होंने उसको गिव अप किया है तो ये एक सेंस नहीं बनता है, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ व्हेन दे नोटिस्ड दैट द कमोडिटीज वर वेरी डैश, जब उन्होंने ये नोटिस किया कि जो कमोडिटीज है बहुत अट्रैक्टिव है, दे गेव अप। अब आपको ये पॉइंट मिल गया कि गेव अप एक नेगेटिव एक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। गिव अप मतलब त्याग देना, गिव अप का सेकेंड फॉर्म है गेव अप, ठीक है। गिव अप करना मतलब त्याग देना, सरेंडर कर देना, एंड उसका सेकेंड फॉर्म है गेव अप, ठीक है। तो जब आपने ये देख लिया कि यहाँ एक नेगेटिव टर्म यूज हुआ है, तो नेगेटिव टर्म, नेगेटिव चीज, नेगेटिव एक्शन, सॉरी आई शुड नॉट राइट टर्म, मुझे लिखना चाहिए एक्शन। एक नेगेटिव एक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक नेगेटिव एक्शन होता है तो जरूर उसके पहले कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो जरूर यहाँ पर कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ ऐसा हुआ होगा जो लोगों को पसंद नहीं आया या प्रॉब्लम करने लगा, तभी ये एक्शन हुआ कि उन्होंने त्याग दिया। तो अब आप सोचिए, अट्रैक्टिव नहीं हो सकता, नॉवेल मतलब समथिंग न्यू, कुछ नया जिसको हम नॉवेल कहते हैं, तो वो भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये नहीं है तो इनके पार्टनर्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। सो एक्सपेंसिव, ये फिट हो सकता है। When they found that the commodities were very expensive, जब उन्होंने ये देखा कि जो commodities है बहुत ज़्यादा महंगी है, expensive है, they gave up। अब हो गया लॉजिकल सेंटेंस, तब उन्होंने
त्याग दिया, ठीक है. Gave up the idea to buy them for want of adequate money. So the correct option is found and expensive. तो आपको मैं एक ट्रिक बता रही हूँ. जब भी ऐसे लॉन्ग फिलअप्स आएंगे तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले वर्ब्स देखना है. आपको सबसे पहले क्रिया शब्द देख लेनी है कि क्या क्रिया शब्द है, ठीक है, क्या क्रिया शब्द है. जैसे यहाँ पे गेव अप था, तो गेव अप देखकर हमें ये समझ में आया कि गिव अप का सेकंड फॉर्म होता है गेव अप. और गिव अप क्या है? गिव अप मतलब त्याग देना, कोई चीज, किसी चीज को नमस्ते कर देना कि यस अब हम नहीं कर सकते. सो हमें इससे ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा जो फिटिंग नहीं था, जो लोगों को सूटेबल नहीं लग रहा था, लोगों को कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, ठीक है. इस तरीके से आपको लॉजिक्स ढूंढने पड़ेंगे. ऐसे ऑप्शंस जब होंगे बहुत कंफ्यूजिंग होता है स्टूडेंट्स. सो इस समय हम फंस जाते हैं कि हम करें कैसे. तो हमको यही करना है, ठीक है. सबसे पहले आप वर्ब्स पे फोकस कीजिएगा कि सेंटेंस में एक्शन क्या हो रहा है, पॉजिटिव है एक्ट या नेगेटिव एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना है कि क्या करेक्ट ऑप्शन है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टू डैश गाइड, टू TWO2 है, टू डैश गाइड द जजेस डैश जस्टिस एंड फेयरनेस. सो फिर से टू डैश गाइड द जजेस. अब जजेस कौन सा है? जज में एपोस्ट्रोफी एस है, मतलब जज का, ठीक है. काके की के लिए यूज होता है एपोस्ट्रोफी एस. सो टू डैश गाइड द जजेस डैश जस्टिस एंड फेयरनेस. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ भी लिंक नहीं मिल रहा है, कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है, राइट. फीलिंग स्टूडेंट्स दैट देयर इज नो क्लू, कोई क्लू नहीं मिल रहा है, फिर भी हम ढूंढेंगे, ठीक है. तो टू एडवोकेट्स गाइड द जजेस कोर्ट. ओके, टू एडवोकेट्स गाइड द जजेस कोर्ट. Two principals guide the judge's decision. Two members guide the judge's sentences. अच्छा, जज का जो भी डिसीजन है, देखिए जज जो है वो अल्टीमेट अथॉरिटी होता है, ठीक है, फॉर एनी सेंटेंस, कोई भी जो फाइनल वर्डिक्ट होता है उसके लिए. तो अब ये सोचिए कि जज का जो भी फाइनल वर्डिक्ट है या उसका डिसीजन है या उसका सेंटेंस है, उसको कौन गाइड कर सकता है, उसको गाइड कौन कर सकता है, हमें ये सोचना पड़ेगा, ठीक है. क्योंकि हमें इसमें जजेस कोर्ट भी फिट लग रहा है, जजेस डिसीजन भी सही लग रहा है, जजेस सेंटेंसेस भी सही लग रहा है, ठीक है. ये तीनों ऑप्शंस बी वाले हमको लग रहा है कि ये फिट हो जाएंगे जज के साथ. लेकिन ये साथ में क्या इधर वाले भी फिट हो रहे हैं? देखो, टू एडवोकेट्स गाइड जजेस कोर्ट. अब दो छोटे एडवोकेट जज की डिसीजन को कैसे गाइड कर सकते हैं? लॉजिक ढूंढना है. नो, नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जज उनके बहुत ऊपर होता है. तो ये ऑप्शंस कट गए, ये कट गया, इसलिए ये भी कट गया. अब ये देखना है टू मेंबर्स, क्या कोई भी दो मेंबर्स जज के सेंटेंस को गाइड कर सकते हैं? अगेन मेंबर्स नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है. क्या दो ऑफिशियल्स कर सकते हैं? नो. जजेस के केसेस को गाइड कर सकते हैं? नो. टू सेंटेंसेस, ये तो है ही नहीं. तो ये सारे कट गए. लेकिन जज के किसी भी डिसीजन को कौन गाइड कर सकता है? प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के जो नियम बने हैं, जो प्रिंसिपल्स बने हैं, वो गाइड कर सकते हैं. उससे चेक हो सकता है कि जज ने सही वर्डिक्ट दिया या नहीं, जज का डिसीजन सही था या नहीं. ओके, सो इसलिए हमें ये समझ में आया है कि ये एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, लॉजिकल ऑप्शन है, जो सेंटेंस को एक लॉजिक दे रहा है. क्लियर? वेल डन. सो आंसर मिल गया हमें. टू प्रिंसिपल्स गाइड द जजेस मीन्स जज का डिसीजन, ठीक है. दो प्रिंसिपल्स थे लॉ के जिसने गाइड किया जज के डिसीजन को, ठीक है. जस्टिस एंड फेयरनेस. ग्रेट. सो स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि आपको कैसे भी एक लॉजिक ढूंढना है, सेंटेंस के लॉजिक को समझना है, तभी आप ऑप्शंस ढूंढ पाएंगे, ठीक है.
You have to find out the logic anyhow. Now next one. Hardly dash he reached the jetty dash the boat sank. Okay. Hardly dash he reached the jetty dash the boat sank. मतलब कुछ किसी एक बोट की या बोट के डूबने की और एक व्यक्ति की बात हो रही है. इतना तो हमने समझ लिया है. तो अब हम समझते हैं कि क्या है. हार्डली डैश ही रीच्ड द जेटी डैश द बोट सैंक. हार्डली डिड ही रीच्ड द जेटी दैन द बोट सैंक. अब THAN दैन जो है ये यूज होता है कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए. जब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तब. क्लियर. सुपरलेटिव डिग्री हम जब यूज करते हैं थर्ड डिग्री तब हम दैन यूज करते हैं. अब वो दैन तो यहाँ फिट होगा ही नहीं. अब एक नहीं फिट होगा तो दूसरा भी ऑब्वियसली फिट नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गए. क्लियर. अब फिर से देखते हैं सेकेंड ऑप्शन. हार्डली एज ही रीच द जेटी व्हेन द बोट सैंक. हार्डली एज ही रीच द जेटी व्हेन द बोट सैंक. हार्डली जैसा ही वो जेटी के पास पहुंचा. अच्छा. व्हेन जब बोट सैंक हो गया, जब बोट डूब गया. सो हार्डली एज ही रीच्ड, क्योंकि एज का मतलब होता है जैसा. एज का मतलब होता है जैसा. ठीक है ना. हार्डली जैसा वो जेटी में पहुंचा. सो सेंटेंस डजंट साउंड्स परफेक्ट, एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है. सो दिस इज अगेन, क्योंकि एज कैंसिल है इसलिए व्हेन भी कैंसिल है. क्लियर. सो let's see the next option. Hardly had he reached the jetty when the boat sank. Hardly when he reached the jetty the boat then the boat sank. फिर then वाला ऑप्शन तो फिर wrong होगा, then तो आएगा ही नहीं. Hardly while he reached the jetty when the boat sank. While मतलब किसी एक एक्शन होने के दौरान जब दूसरा होता है उसको कहते हैं while. के दौरान एक हो रहा है और उसके बीच में दूसरा हो रहा है. ठीक है. So while भी नहीं आएगा. So finally we got the option had and when. Hardly had he reached. Hardly had he reached मतलब मुश्किल से अगर वो पहुंच जाता जेटी तक जब जो बोट है वो सिंक हो गया. सिंक का सेकेंड फॉर्म इज सैंक. ठीक है. मतलब वो जब डूबा. So the correct option here is hardly had he reached the jetty when the boat sank. Clear hai? Great. Now let's see the next one. Okay. It is certain that human being dash latent power of which they are only dash aware. Okay. So let's start read out once again. एक बार में हमें नहीं समझ में आता है. It is certain. Certain means confirm, sure. ठीक है. किसी चीज की certainty है मतलब वो sure है, definite है. So it is certain, ये confirm है, ये पक्का है कि जो human being है dash latent power of which they are only dash aware. Dash latent power. Latent power को क्या करते हैं human beings? possess करते हैं, exhibit करते हैं, impose करते हैं, inherit करते हैं और own करते हैं. सोचिए, think, find a logic. सोचिए कि क्या हो सकता है. Yes. So it is certain that human being possess latent power, exhibit latent power, impose latent power. Impose मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर थोप देना. That is impose. तो क्या वो latent power को impose कर सकते हैं? No. ये नहीं है तो ये भी नहीं है. Inherit मतलब अपने अंदर ले लेना. तो क्या latent power को अपने अंदर ले लेते हैं वो? Again no. ये नहीं तो ये भी नहीं. ठीक है. It's certain that human being owns latent power. Latent power क्या human being की अपनी है? उसकी own है? वो क्या उसका मालिक है? No. Again no. No logic. ठीक है. अब इन दोनों में हमें देखना है.
एग्जिबिट भी लग रहा है, पजेस भी लग रहा है, दोनों फिटिंग है फर्स्ट वाले में। अब सेकेंड वाला फिट करके हम देखते हैं। 3 तो एलिमिनेट हो गए। इट इज सर्टेन दैन ह्यूमन बीइंग exhibit latent power of which they are only little aware or vaguely aware. What is more fitting? Obviously vaguely aware ज़्यादा fit हो रहा है, ज़्यादा logical है, ठीक है? So we will cancel this also. We'll go with option A. It is certain that human being possess latent power of which they are only vaguely aware. ठीक है? So we got the correct answer. This way you have to find the logic one by one. आपने देखा कैसे हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। डबल फिलअप्स में हमें क्या करना है, पहले एक एक ऑप्शन रख के देखना है। अगर एक फिट हो रहा है तो ऑब्वियसली पेयर्स में है तो दूसरा होगा, और अगर दूसरा भी नहीं हो रहा है तो पहले वाले को आपको चेक करना है, पहला हो रहा है तो दूसरे को चेक करना है। एनी हाउ आपको चेक करके एक बैलेंस बना के एक फाइनल ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। His dash to speak an Indian language hadn't to be a handicap. Okay, his dash to speak an Indian language. Indian language बोलने का उसका dash, उसका क्या, उसकी eagerness, उसकी desire, उसकी inability, उसकी promise और उसका knowledge. English language बोलने का knowledge तो हो नहीं सकता। इंग्लिश लैंग्वेज बोलने का नॉलेज थोड़ी चाहिए होता है, कुछ और चाहिए होता है, ठीक है? सो क्या चाहिए होता है, लेट्स फाइंड आउट। हिज डैश टू स्पीक एन इंडियन लैंग्वेज, सो मैंने ये ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल कर दिया। ओके अब लेट्स सी द नेक्स्ट वन। हिज डैश टू स्पीक इंडियन लैंग्वेज हैडंट डैश टू बी अ हैंडीकैप। ओके सो हैंडीकैप की बात हो रही है, हैंडीकैप वर्ड आया है, इसका मतलब कोई इनएबिलिटी की बात हो रही है, किसी चीज को नहीं कर पाने की बात हो रही है, ठीक है? जब किसी चीज को नहीं कर पाने की बात हो रही है तो क्या हो सकता है? His eagerness to speak an Indian language hadn't stopped to be a handicap. No, this doesn't fit, क्योंकि stopped fit नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी नहीं होगा। Then next one, his desire to speak Indian language hadn't made to be a handicap. Again, made to be a handicap, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये भी नहीं होगा। Then his promise to speak an Indian language hadn't halted to be a handicap. Again, not possible. His inability to speak an Indian language hadn't proved to be a handicap. Okay. His inability to speak an Indian language, मतलब उसकी जो इनएबिलिटी है, मतलब वो जो सक्षम नहीं है इंडियन लैंग्वेज बोलने में, वो ये प्रूव नहीं करता कि वो हैंडीकैप है। इट डजंट प्रूव इट टू बी हैंडीकैप। क्लियर है? एक लॉजिक आया। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन। The airline industry is dash out. The airline industry is dash out its survival kit to deal with dash losses. So the airline industry is dash out its survival kit. अच्छा, एयरलाइन इंडस्ट्री ने अपना सर्वाइवल किट को डैश आउट किया है टू डील विद डैश लॉसेस, टू डील विद जो लॉसेस होते हैं, जो डेथ्स होते हैं, उनसे डील करने के लिए। सो लेट्स फाइंड आउट, दिस क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। आई एम फाइंडिंग इट रियली इंटरेस्टिंग। सो डेफिनेटली आप लोगों को भी ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा नोन टॉपिक लग रहा है, थोड़ा सा करीब हमारे जाना पहचाना टॉपिक है। ओके चलिए, द एयरलाइन इंडस्ट्री इज डैश आउट। क्या होगा? एक एक ऑप्शंस रख के देखा जाए। स्प्रेडिंग आउट इट्स सर्वाइवल किट, सर्वाइवल किट को स्प्रेड नहीं कर सकते। स्प्रेड मतलब फैलाना, स्प्रेड मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, डिलीवर करना, लोगों तक बात पहुंचाना। तो किसी चीज के लिए, किसी नाउन के लिए वी डोंट यूज स्प्रेड। क्लियर?
So the airline industry is spreading out its survival kit to deal with dash. So जब spreading नहीं है तो raising भी नहीं होगा. The airline industry is pulling out its survival kit. So pulling भी नहीं हो सकता. Pull मतलब खींचना, अपनी तरफ खींचना. Push means, pull means this. ठीक है. So वो pull तो नहीं कर सकता. जब pull नहीं है तो mounting भी नहीं होगा. ठीक है. Now the airline industry is handing out its survival kit to deal with dash losses. Think, handing हो सकता है क्या? Okay, so yes, so handing, yes, जब handing नहीं हो सकता तो abating भी नहीं हो सकता. The airline industry is pushing out its survival kit to deal with increasing losses. The airline industry is floating out its survival kit, floating out to deal with diminishing losses. Diminishing मतलब जो कम हो रहे हैं. जब losses कम हो रहे हैं तो वो kits क्यों introduce कर रहे हैं? जब losses बढ़ रहे होंगे इस वजह से kit introduce किया गया होगा. That is a point. Okay. So जब diminishing नहीं होगा तो floating भी नहीं होगा, push भी नहीं कर सकते तो increase नहीं होगा. Now we are left with this option. The airline industry is pulling out its survival kit to deal with dash losses. Okay, so deal with mounting losses. Actually, pulling was little confusing. Even I was thinking कि pull कैसे कर सकते हैं, तो मैंने वो ऑप्शन पहले कैंसिल किया था, बट आई एम रेक्टिफाइंग इट. अब मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई कर रही हूँ. जब मैंने बाकी ऑप्शंस देखे तो ये समझ में आया कि स्प्रेडिंग, हैंडलिंग, पुशिंग, फ्लोटिंग कुछ भी नहीं हो सकता. रादर पुलिंग हो सकता है, और पुलिंग से ज़्यादा फिटिंग है माउंटिंग, क्योंकि माउंटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ. ठीक है, इसलिए मैंने ऑप्शन चेंज किया. माउंटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो जब लॉसेस बढ़ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसी वजह से क्या किया है एयरलाइन इंडस्ट्री ने, अपने सर्वाइवल किट्स को क्या किया है, पुल किया है. ठीक है, बढ़ाया है. ओके, चलिए. सो दैट इज वाई जिसको पहले रॉन्ग कर दिया था अल्टीमेटली वही करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सो पुलिंग देखकर मैंने रॉन्ग कर दिया था, बट माउंटिंग देखकर ये लगा कि नहीं, दिस इज द राइट ऑप्शन. तो यहाँ पे पुलिंग आएगा और यहाँ पे आएगा माउंटिंग, क्योंकि माउंटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ. क्लियर? ग्रेट. थोड़ा कंफ्यूजिंग था, इट वॉज लिटिल कंफ्यूजिंग. चलो नेक्स्ट वन देखते हैं. Akbar, one of the dash and dash emperors of India who made a name for himself, is acknowledged even today. Now let's see this. Akbar, one of the dash and dash emperors, desirous and indolent, aspiring or sluggard, slothful or active, simple or bold, ambitious or energetic. So many adjectives are there. So let's find out the correct one. क्या हो सकता है? अकबर जो था, क्या वो डिजायरस था, मतलब महत्वाकांक्षी था, बहुत इच्छाएं थी उसकी, और साथ में इंडोलेंट था. सो एस्पायरिंग और स्लगार्ड था. एस्पायरिंग मतलब किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहा था. स्लॉथफुल था, एक्टिव था. देन दूसरा ऑप्शन है सिंपल और बोल्ड. ओके, एम्बिशियस एंड एनर्जेटिक. सो अकबर के लिए जो सबसे सूटेबल एडजेक्टिव हमें लग रहा है, वो लग रहा है डिजायरस नहीं हो सकता, स्लॉथफुल तो बिल्कुल ही नहीं था, सिंपल भी नहीं था, एस्पायरिंग भी नहीं था, एम्बिशियस था. बिकॉज अकबर वॉज अ रियली एम्बिशियस पर्सन. उसने अपने एम्बिशन के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर लिए, ऐसे भी काम कर लिए जो एक ह्यूमन बीइंग के लिए पॉसिबल नहीं था. राइट, ही डिड ऑल दोज थिंग्स, सो ही वॉज डेफिनेटली एम्बिशियस. और जब एम्बिशियस करेक्ट है तो उसका पेयर भी करेक्ट होगा.
Akbar, one of the ambitious and energetic emperors of India. So ये सारे options cancel and we got ambitious and energetic as the correct option. Great. So children, with this we come to an end of this session. I hope the session was fruitful to you all. आपको मजा आया होगा, आपने बहुत सारे प्रैक्टिस की, बहुत सारे वर्ड्स देखे, कैसे लॉजिक ढूंढना है हमें ये ट्रिक सीखा आपने, कैसे एलिमिनेट करना है वन बाय वन ये भी ट्रिक सीखा. ओके, वी आर गोइंग टू practice some more fill-ups which we expect in the especially in the bank cadre exams. जो बैंक कैटेगरी के एग्जाम होते हैं बैंकिंग के, उसमें इस तरह के फिलअप्स आते हैं, उस लेवल के फिलअप्स हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. और these are totally vocabulary based. ये totally vocabulary based है. जितना ज़्यादा आप वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कि जितना ज़्यादा वर्ड्स को कैटेगराइज कर पाएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उतना ज़्यादा इन चीज़ों को कर पाएंगे. ठीक है, प्लस आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग भी चेक होती है. ठीक, हाउ द सेंटेंस जो भी दिया हुआ है उसको आप कितना लॉजिकली समझ रहे हैं, उसके लॉजिक को, उसके डेप्थ को, उसके सेंस को. दिस इज ऑल्सो बीइंग चेक्ड हियर. सो आपकी रीजनिंग एबिलिटी, आपने कैसे रीजन किया, आपने कैसे ग्रामेटिकली समझा, आपने वो कैब समझा या नहीं, मीनिंग समझा या नहीं, एवरीथिंग इज बीइंग चेक्ड. ठीक है, so let's practice it more children because this part is really important and little difficult if one doesn't practice. So practice is must for this. So let's start it. So I have taken the first one here is trained employees increase dash and dash. ट्रेंड एम्प्लॉयज जो है वो क्या इंक्रीज करते हैं, डैश एंड डैश ऑफ देयर इंडस्ट्री एंड टेक इट टू अ हायर पोजीशन. अपने इंडस्ट्री के डैश और डैश को बढ़ाते हैं, जो ट्रेंड होते हैं. अब अपनी इंडस्ट्री को क्या बढ़ा सकते हैं, अब हमें ये सोचना है. अब हमको लॉजिकल प्रैक्टिकल जो अवेयरनेस है हमारी, उसको हमें अपने यूज करना है. ठीक है, हम ये जानते हैं कि ट्रेंड एम्प्लॉयज जो है वो बहुत काम के होते हैं. पहली बात, जब कोई कंपनी किसी को रिक्रूट करती है और उसे ट्रेन करती है तब वो रेडी होता है काम करने के लिए, तभी वो प्रॉपर आउटपुट देता है. ठीक है, सो हमें ये पता है कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज है वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अब हम चेक करेंगे ऑप्शंस. ठीक है, तो ट्रेंड एम्प्लॉयज इंक्रीज विजडम एंड डेवलपमेंट. कोई एम्प्लॉय अपना विजडम कैसे बढ़ा सकता है, वो कंपनी का विजडम बढ़ाता है. ठीक है, इंक्रीज विजडम एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर इंडस्ट्री. ओके, ठीक है, इंडस्ट्री का विजडम बढ़ा सकता है. डेवलपमेंट, इंक्रीज विजडम एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री. डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री, दिस इज गड़बड़. डेवलपमेंट इज गड़बड़. डेवलप होता तो सही हो जाता. ठीक है, अगर सिर्फ डेवलप होता, ट्रेंड एम्प्लॉयज इंक्रीज विजडम एंड डेवलप, ओके, डेवलप देयर कंट्री होता. ठीक है, फाइन. सो आई डोंट थिंक दिस इज अ राइट ऑप्शन, तो ये हमारा कैंसिल हो जाता है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ट्रेंड एम्प्लॉयज इंक्रीज अकम्प्लिशमेंट एंड डिग्निटी. डिग्निटी तो सही है. इंक्रीज अकम्प्लिशमेंट, अकम्प्लिशमेंट मतलब किसी चीज को कंप्लीट करना. सो चीजों को कंप्लीट करना बढ़ाते हैं, ये इसका मीनिंग निकल कर आ रहा है. एंड डिग्निटी ऑफ देयर इंडस्ट्री, किसी इंडस्ट्री की डिग्निटी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डिग्निटी तो वहाँ के ओनर्स की होती है या ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की डिग्निटी होती है. इट इज नॉट, द एम्प्लॉयज आर नॉट कंसर्न विद द डिग्निटी यूजुअली. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं पहले. ट्रेंड एम्प्लॉयज इंक्रीज मोटिवेशन एंड upgradation of their industry. Trained employees increase performance and productivity. Yes, productivity. किसी भी एम्प्लॉय को क्यों रखा जाता है, कि वो आउटकम अच्छा दे, प्रोडक्शन अच्छा दे. अगर वो मार्केटिंग में है तो अच्छा सेल्स दे, अच्छा. सो दैट इज द प्रोडक्ट. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इन्हीं चीजों से मतलब होता है कि जो भी मेरा एम्प्लॉय है उसे ट्रेन किया गया है तो आउटपुट दे, प्रोडक्ट दे, सेल दे. क्लियर. सो अगर आप इन चीजों को कंपेयर करें, डेवलपमेंट, डिग्निटी, अपग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, सो दीज आर द वेज. ये सारे कुछ करके अल्टीमेटली पहुंचेंगे फाइनली प्रोडक्टिविटी में. राइट, ये सब तो समझ लीजिए स्टेप्स है.
वो डेवलप करेगा, अपग्रेड करेगा, प्रेजेंटेशन अच्छा रखेगा, डिग्निटी मेंटेन करेगा, लेकिन अल्टीमेटली कंपनी को क्या चाहिए? दैट इज प्रोडक्टिविटी, राइट? सो लॉजिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए? इंक्रीज परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगा और प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर इंडस्ट्री, और अपने इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा एंड टेक इट टू अ हायर पोजीशन। जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी, आप कितना भी डिग्निटी मेंटेन कर लीजिए, स्टेटस मेंटेन कर लीजिए, बहुत अच्छा इंटीरियर कर लीजिए, लेकिन कंपनी विल नॉट राइज, कंपनी राइज नहीं करेगी। कंपनी को राइज करने के लिए क्या चाहिए? आउटपुट चाहिए, प्रोडक्टिविटी चाहिए, ठीक है? और ये कैसे पॉसिबल है? परफॉर्मेंस से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ये सारे कैंसिल हो गए। सो वी गॉट परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी एज द करेक्ट आंसर। सो फिर लॉजिक ही काम आया, हमारी जनरल अवेयरनेस काम आई, कि अंडरस्टैंडिंग काम आई कि एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे राइज करता है? जब उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। प्रोडक्टिविटी कब बढ़ती है? जब सारे ट्रेंड एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस अच्छा देते हैं। गॉट इट? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट वन। सो इट वॉज बिट कंफ्यूजिंग, आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे, ऑप्शंस हमेशा आपको कंफ्यूज करेंगे, आपको मीनिंग्स पता होंगे तब भी आपको लगेगा कि ये करूं या ये करूं, कौन सा ऑप्ट करूं। सो इन सच केसेस व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपने लॉजिकल सेंस यूज करना है, आपकी जनरल अवेयरनेस, आपकी जनरल नॉलेज जो है वो सब इनपुट कर देना है, ओके? सिर्फ ग्रामर तक नहीं सोचना है, उसके आगे भी सोचना है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। Research shows that an organization's dash to cater to the customer's changing needs will dash its success. So research ने ये दिखाया है, ये बताता है research कि किसी भी organization का apostrophe s का apostrophe s is used for काके की, किसी भी organization का dash to cater मतलब cope up, किसी चीज से कोप अप करने के लिए, ठीक है? टू केटर टू द कस्टमर्स चेंजिंग नीड्स विल डैश इट सक्सेस। कस्टमर्स की जो चेंजिंग नीड्स है, आजकल जो कस्टमर्स है उनकी जो जरूरतें हैं वो हर पल बदलती रहती है, राइट? सो चेंजिंग नीड्स विल डैश इट सक्सेस, विल डैश इट सक्सेस, वो उसके सक्सेस को डैश करेगा। अब समझते हैं, रिसर्च शोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस डैश, organization's intent, ability, capacity, desire और flexibility क्या हो सकता है? What should be the correct option? एक ढूंढ लिया तो दूसरा मिल जाएगा, ठीक है? So research shows that an organization's intent तो नहीं होगा, intent नहीं होगा तो realize भी नहीं होगा, right? Then research shows that an organization's ability हो सकता है, एक चांस है। Organization's capacity to cater, कैपेसिटी भी लग रहा है, हो सकता है, ठीक है? ले चलते हैं। रिसर्च शोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर टू केटर, नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में इच्छा विच्छा से काम नहीं होती है, काम नहीं होता, ठीक है? इच्छाओं का कोई रोल नहीं होता किसी ऑर्गेनाइजेशन में, वो इच्छाओं के साथ काम नहीं कर सकता, ठीक है? जो करना है वो स्ट्रैटेजीज और प्लानिंग से काम होती है, ठीक है? सो डिजायर तो हट गया, डिजायर हट गया तो इंश्योर भी हट गया। अब रिसर्च शोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्लेक्सिबिलिटी टू केटर द कस्टमर्स, फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है। तो हम यहाँ 2 एलिमिनेट कर पाए हैं, बाकी 3 हम देखते हैं, ओके? लेट्स सी द अदर 3। 2 हमने एलिमिनेट कर दिया, बाकी 3 क्या है? एबिलिटी अगर फिट हो रहा है तो क्या डिटरमिन भी फिट होगा? एबिलिटी टू केटर टू द कस्टमर्स चेंजिंग नीड्स विल determine its success, okay? Will lead its success, will acquire its success, fine, lead its success or acquire its success, flexibility will acquire its success, acquire नहीं हो सकता, acquire is not a suitable word, और acquire नहीं हो सकता इसलिए flexibility भी नहीं हो सकती। acquire मतलब किसी चीज को अपने अंदर ले लेना, अपने कस्टडी में ले लेना, अपने कैप्टिविटी में ले लेना, उसको कहते हैं एक्वायर, ठीक है? तो ये एक्वायर तो नहीं कर सकते, सक्सेस को कोई एक्वायर नहीं कर सकता, ठीक है? और क्योंकि आज आपकी है सक्सेस, कल किसी और की भी हो सकती है, इट इज नॉट अ पर्सनल प्रॉपर्टी। अब 2 ऑप्शंस बच गए, एबिलिटी एंड डिटरमिन, कैपेबिलिटी एंड लीड,
अब फिर से पढ़ते हैं. Research shows that an organization's capacity to cater to the customer's changing needs will lead its success. Lead के बाद अगर to होता, lead to its success, तब ये सही होता. लीड के साथ में अगर टू होता, विल लीड टू इट्स सक्सेस, तब ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता. लेकिन यहाँ पर टू नहीं है तो हम इसे कैंसिल करेंगे. और लीड नहीं तो कैपेसिटी नहीं, और एबिलिटी लास्ट ऑप्शन बचता है. सो ये भी पढ़ लेते हैं. रिसर्च शोज दैट एन ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू cater to the customers changing needs will determine its success. So we got the final correct answer. मिल गया हमें, right? So the correct answer is ability and determine. Clear है? तो ऐसे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पहुंचना है करेक्ट आंसर पर. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. In many rural areas, hospitals are dash equipped because of the dash of funds from the government. बहुत सारे रूरल एरियाज में जो हॉस्पिटल्स हैं आर डैश इक्विप्ड. वो डैश इक्विप्ड इक्विपमेंट्स द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स जो यूज होते हैं हॉस्पिटल में, जो चीजें, उनको इक्विपमेंट्स कहते हैं. तो इक्विप्ड मतलब वहां पे सब चीजें होना. इक्विप्ड बिकॉज ऑफ द डैश ऑफ फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो वो कैसे इक्विप्ड है? बिकॉज ऑफ द फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. सो अब समझते हैं हम क्या ऑप्शंस हो सकते हैं. लेट्स रीड आउट वन बाय वन. एक एक करके हम रीड करते हैं. In many rural areas, hospitals are well equipped because of the dearth of funds. dearth का मतलब कमी होना. dearth का मतलब है कमी होना, scarcity होना. ठीक है. So in many rural areas, hospitals are well because of the scarcity of funds. हो नहीं सकता. फंड्स की कमी है तो इक्विपमेंट कैसे हो सकते हैं? तो इलॉजिकल है. डर्थ नहीं होगा तो वेल भी नहीं होगा. अब देखिए फॉल्टी एंड लैकिंग. इन मेनी रूरल एरियाज हॉस्पिटल्स आर फॉल्टी इक्विपमेंट्स. हॉस्पिटल्स आर फॉल्टी इक्विपमेंट्स. फॉल्टी नहीं हो सकता तो लैकिंग भी नहीं हो सकता. In many rural areas, hospitals are optimally equipped because of the disparity of funds. Again, disparity means lack. So, जब funds ही कम है तो कैसे optimal हो सकता है, right? So, doesn't goes. In many rural areas, hospitals are ill. Hospitals are ill equipped because of the surplus of funds. सरप्लस ऑफ फंड्स मीन्स, सरप्लस मीन्स फंड्स एक्स्ट्रा है. जब फंड्स एक्स्ट्रा है, जब पैसे एक्स्ट्रा है, तो फिर हॉस्पिटल इल इक्विप्ड क्यों है? इल इक्विप्ड मतलब कमी होना, ठीक से इक्विप्ड नहीं है, इक्विपमेंट्स वहां पे प्रॉपर नहीं है. सो ये तो गड़बड़ हो गई. पैसे बहुत ज्यादा है, सरप्लस फंड्स है, लेकिन इक्विपमेंट्स नहीं है. सो दिस इज ऑल्सो नॉट लॉजिकल. ठीक है ना. तो अब एक ऑप्शन बचता है इनएडिक्वेटली एंड स्कैरसिटी. In many rural areas, hospitals are inadequately equipped because of the scarcity of funds. ये एक logical sense है इसमें, क्योंकि inadequate मतलब जो पर्याप्त नहीं है उसे inadequate कहते हैं. ठीक है. जो पर्याप्त नहीं होता उसे inadequate कहते हैं. पर्याप्त नहीं है क्योंकि scarcity है फंड्स की कमी है. scarcity means कमी होना. राइट. सो दोनों ही लॉजिकली फिट बैठ रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है क्योंकि पर्याप्त पैसा नहीं है, क्योंकि पैसे की कमी है, स्कैरसिटी है. क्लियर. स्कैरसिटी मतलब भी कमी. आप ये कह सकते हैं कि, सॉरी आई रोट हियर, ये मुझे यहाँ लिखना था, ऊपर लिखना था. यस, स्कैरसिटी मतलब कमी होता है. आप ये भी कह सकते हैं कि डर्थ और स्कैरसिटी दोनों का मतलब होता है कमी. सो दोनों सिनोनिम हो सकते हैं एक दूसरे के. डर्थ भी वही होता है और स्कैरसिटी भी वही होता है. क्लियर है. चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन मेनी रूरल एरिया, ओह सॉरी दिस इज डन. नेक्स्ट वन देखते हैं. यस.
A company can dash the potential of its employees, dash various training programs. Okay, a company can dash the potential of its employees, dash various training programs. फिर से समझिए, फिर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, read twice and thrice. Okay, a company can dash the potential. Potential of employees क्या होता है? What is the meaning of potential of employees? जो कार्य करने वाले members होते हैं, जो employees होते हैं, उनका potential मतलब उनकी ability, उनकी क्षमता कितनी है, उसको कहते हैं potential of employees. ठीक है? So a company can dash the potential of its employees, dash various training programs. एक कंपनी क्या कर सकती है? अपने एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को एम्फोसाइज कर सकती है, एक्सप्लॉइट कर सकती है, इनहैंस कर सकती है, अप्रेज कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है. ओके, डैश वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. सो ये तो इधर सेकंड फिलअप में तो प्रेपोजिशन आएगा, फॉर, फ्रॉम, थ्रू, बाय, अंडर, दीज आर ऑल प्रेपोजिशंस. दिस वन इज एन इजी वन. ये एक इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दिस इज रियली इजी, बहुत इजी है. आप 2-3 बार सेंटेंस पढ़ेंगे, आपको आंसर पता चल जाएगा. ओके, अ कंपनी कैन एम्फसाइज द पोटेंशियल of its employees for various training programs. A company can exploit the potential. Exploit तो नहीं करेगा, कुछ अच्छा करेगा अपने एम्प्लॉयज के लिए. एक्सप्लॉइट कर देगा तो फिर काम कैसे कराएगा? तो ये कट गया. ठीक है, अब एक्सप्लॉइट नहीं है तो फ्रॉम भी नहीं है. Enhance the potential of its employees through various training programs. ये भी लग रहा है कि सही हो सकता है. This also seems to be correct. ऑल राइट, सो हमने 2 एलिमिनेशंस कर दिए. एम्फसाइज और फॉर नहीं हो सकता. चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. अ कंपनी कैन एनहांस. एनहांस मतलब टू इम्प्रूव, बेहतर करना. इम्प्रूव मतलब एनहांस. ठीक है, सो अ कंपनी कैन एनहांस द पोटेंशियल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अपने एम्प्लॉयज के पोटेंशियल को बढ़ा सकता है, इंप्रूव कर सकता है थ्रू वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा. क्या लग रहा है आपको? मुझे तो ये बहुत ज्यादा सही लग रहा है. बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं इसके करेक्ट होने के. ओके, इस ऑप्शन के सही होने के. फिर भी हमको दूसरे भी ऑप्शंस चेक करने हैं, हम छोड़ नहीं सकते. हमें अगर लग रहा है कि थर्ड सही है तो इसका ये मतलब नहीं कि हमें 4 और 5 को नहीं देखना है. 4th और 5th को तब भी हमको चेक करना है. ठीक है, चलिए. अ कंपनी कैन अप्रेज द पोटेंशियल ऑफ इट्स एम्प्लॉयज बाय वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. अप्रेज. ओके, अ कंपनी कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल अंडर वेरियस ट्रेनिंग. नहीं, पोटेंशियल आइडेंटिफाई तो पहले ही हो जाता है ना. किसी भी एम्प्लॉय को जब रिक्रूट किया जाता है तभी उसका पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लिया जाता है. उसको बुलाने के बाद, जॉब में रखने के बाद ये नहीं ढूंढा जाता कि इसके क्या पोटेंशियल्स है, उसे पहले उसको चेक कर लिया जाता है. ठीक है, सो ये तो लॉजिकल नहीं है. आइडेंटिफाई, जॉब में रखने के बाद आइडेंटिफाई करने का टाइम नहीं होता है. अप्रेज बाय वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, सो अप्रेज भी करेक्ट नहीं होगा. So finally we got the answer, that is enhance and through. So a company can enhance the potential of its employees through various training programs. मिल गया आंसर? लॉजिकल वन. ग्रेट. चलिए नेक्स्ट करते हैं. The objective of the survey is to dash the impact of the rising rupee on a dash engineering sector. कुछ समझ में नहीं आया? एक रीडिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया. लेट्स रीड वंस अगेन. फिर से पढ़ते हैं. ओके, डोंट गेट एनॉयड. आपको ऐसे सेंटेंसेस पढ़ के परेशान नहीं होना है, खुद को परेशान नहीं करें. नो नीड टू पैनिक. फिर से पढ़िए, प्यार से पढ़िए, डेफिनेटली समझ में आएगा. ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे is to dash the impact.
सर्वे का ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब एम, जो सर्वे हो रहा है उसका एम इज टू डैश द इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग, इम्पैक्ट मतलब असर, इम्पैक्ट का मतलब होता है असर, ठीक है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे, सर्वे का ऑब्जेक्टिव ये है, डैश इज टू डैश द इम्पैक्ट ऑफ द राइजिंग रूपी, जो रूपी का जो वैल्यू बढ़ रहा है, रेट्स बढ़ रहे हैं, उसका जो इम्पैक्ट है उसको डैश करना ऑन अ डैश इंजीनियरिंग सेक्टर, ठीक है, ऑन एन इंजीनियरिंग सेक्टर की बात हो रही है। सो लेट्स सी क्या हो सकता है, द ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, सर्वे का ऑब्जेक्टिव इज टू एट्रीब्यूट द इम्पैक्ट, एट्रीब्यूट मतलब तो क्वालिटीज होती है, एट्रीब्यूट का मतलब होता है क्वालिटीज, ठीक है। अब किसी से आप पूछेंगे व्हाट आर योर एट्रीब्यूट्स, मतलब आपकी क्वालिटीज क्या है, ठीक है। सो यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू एट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता क्योंकि एट्रीब्यूट का मीनिंग क्वालिटीज है, तो ये कैंसिल, तो ये भी कैंसिल। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू एस्टैब्लिश द इम्पैक्ट ऑन अ टेंस्ड इंजीनियरिंग सेक्टर। व्हाट इज टेंस्ड इंजीनियरिंग सेक्टर? किसी भी इंजीनियरिंग सेक्टर को टेंस्ड नहीं कह सकते, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, इसलिए ये भी नहीं होगा। Now the objective of the survey is to intensity the impact, तो गलत फॉर्म है, अगर इंटेंसिफाई होता तो एक बार चांस था कि ये करेक्ट हो जाए, लेकिन यहाँ लिखा है इंटेंसिटी, सो इंटेंसिटी तो नहीं आ सकता, इज टू इंटेंसिफाई द इम्पैक्ट हो सकता था, इंटेंसिटी नहीं आएगा तो वोलेटाइल भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे इज टू सब्सटैंशिएट द इम्पैक्ट of the rising rupee on a reinforced engineering sector. Reinforced. Why the engineering sector would be reinforced? Reinforced मतलब दोबारा से शुरुआत करना, दोबारा से एक एक्शन को फिर लेना, that is reinforced. So reinforced भी नहीं होगा, इसलिए substantiate नहीं होगा। अब देखते हैं the objective of the survey is to ascertain the impact of the rising rupee on a thriving engineering sector. Now we got the correct answer. अब हमें सही ऑप्शन मिल गया है, हम पहुंच गए करेक्ट आंसर तक। सो ये होगा ascertain, ओके। ascertain मतलब प्राप्त करना, सर्वे इज टू ascertain the impact of the rising rupee, जो राइजिंग रूपी का इम्पैक्ट है उसे कैच करना ऑन अ डैश इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑन अ थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब जो राइज करने के लिए तड़प रहा है, जो एकदम प्रोसेस में है, लगा हुआ है कि अब बढ़ना है, दैट इंजीनियरिंग सेक्टर, ठीक है। सो वी गॉट द करेक्ट ऑप्शन ascertain एंड thriving। क्लियर है? ओके फाइन, लेट्स टेक द नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, यस 20th, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीज मतलब कंट्री का, ठीक है, कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है has been achieved dash, has been achieved dash, सुन लो आगे, exports has been achieved dash exports and by dash large amounts of foreign direct investment। okay, so let's see क्या होता है। थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लिकेटेड है स्टूडेंट्स, आई वुड नॉट से कि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट नीड नॉट टू वरी। एक बार रिपीट करेंगे फिर से, चलिए रिपीट इट, लेट्स रिपीट। द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अचीव्ड डैश एक्सपोर्ट्स एंड बाय डैश लार्ज अमाउंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। चलिए अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। सबसे पहले तो हम ऑप्शन ए चेक कर लें सबका, ऑप्शन ए चेक कर लें सबका। ए में क्या आएगा, फर्स्ट ए मींस फर्स्ट डैश में क्या आएगा, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अचीव्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, डिस्पाइट एक्सपोर्ट्स, मोस्टली एक्सपोर्ट्स, वाया एक्सपोर्ट्स, सब्सटैंशियल। पहले आप इतना समझ लीजिए, इस पार्ट को पहले आप समझ लीजिए।
कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक समझते हैं फाइनेंशियल ग्रोथ, पैसा, ठीक है, कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हैज बीन अचीव्ड डैश एक्सपोर्ट्स, वो किससे अचीव हुआ है, हैज बीन अचीव्ड डैश एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट मतलब यहाँ सामान बनाकर प्रोडक्शन करके बाहर भेजना, ठीक है, सो एक्सपोर्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी है। अब से के लिए क्या आएगा, ऑन तो आ नहीं सकता, ऑन मतलब के ऊपर, ऑन कट गया तो ये भी कट गया। डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब ऐसा होते हुए भी, ऐसा होते हुए भी एक्सपोर्ट, नो, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी नहीं है। हैज बीन अचीव मोस्टली एक्सपोर्ट्स, नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें तो लिखना है कि इसके द्वारा हुआ या इसके थ्रू हुआ या इससे हुआ, एक्सपोर्ट से हुआ, ठीक है, तो हैज बीन अचीव्ड वाया एक्सपोर्ट्स, ये हो सकता है, वाया मीन्स के द्वारा, वाया मीन्स के द्वारा, ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि ये करेक्ट होगा। और दूसरा, द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन अचीव्ड सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट, सब्सटैंशियल एक्सपोर्ट भी नहीं हो सकता, फिट ही नहीं हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो मिल गया आंसर हमें, वाया मिल गया, मीन्स दूसरा पार्ट भी करेक्ट होगा, बिकॉज दीज आर इन पेयर्स, एक आपने ढूंढ लिया तो दूसरा मिल गया। द कंट्रीज economic growth has been achieved via exports and by attracting large amounts of foreign direct investment. So we got the answer via and attracting. Clear है? Quite easy. So पहले जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें डर लग जाता है, जब हम सेंटेंस पहली बार पढ़ते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं, तो सेंटेंस को आपको आराम से 2 या 3 बार रीड करना है, एक एक करके ऑप्शंस पुट करके देखिए, एक भी आपको मिल जाता है तो दूसरा उसका ऑब्वियसली सही होगा, क्योंकि ये पेयर्स में आते हैं। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि ये पेयर्स में रहते हैं, पेयर्स में है, अगर डबल डैश है तो पेयर्स में है, आपने एक सही सिलेक्ट कर लिया तो दूसरा ऑटोमेटिकली मिल गया आपको। क्लियर? ग्रेट। अब देखते हैं नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash business trips, though dash at times. The dash business trips, though dash at times, gave the executive a unique chance to meet interesting people. फिर से कुछ भी समझ में नहीं आया, everything is blank. फिर पढ़ेंगे हम सेंटेंस, हम ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, the dash business trips, दो मतलब क्या होता है, वैसे तो दो जो एक कंजंक्शन है, इसका मतलब है, सॉरी, वैसे तो, इसका मतलब है वैसे तो, ठीक है ना। अब समझते हैं आगे, ये मैंने बच्चों की तरह लिख दिया है, दो वैसे तो। The dash business trips, वैसे तो dash at times gave the executive a unique chance to meet interesting people. वैसे तो जो business trips है वो unique chance देते हैं business executives को किससे मिलने के लिए, to meet interesting people, interesting लोगों से मिलने के लिए। Easy था sentence, ठीक है। अब समझते हैं, so क्या हो सकता है, the dash business, the demanding business, the frequent, the crucial, prolonged business और significant business। अब आप सोचिए, फर्स्ट ऑप्शन ढूंढ लीजिए, सेकंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो गो विद द फर्स्ट वन, आपको सेकंड ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। The demanding business trips, though memorable at times, मेमोरेबल जैसा कुछ भी नहीं होता इसमें, बिजनेस ट्रिप्स में नथिंग इज इमोशनल, ठीक है, तो मेमोरेबल नहीं होगा, इसलिए डिमांडिंग भी नहीं होगा, ठीक है। फिर द फ्रीक्वेंट एंड मोनोटोनस एट टाइम्स, मोनोटोनस मतलब जिसमें कोई बदलाव ही ना हो, जो एक ही पैटर्न में चलता रहता होगा, वो मोनोटोनस होता है, ठीक है। सो मोनोटोनस इज नॉट पॉसिबल, ट्रिप्स आर नॉट मोनोटोनस, दे आर डिफरेंट ईच टाइम, सो मोनोटोनस नहीं है तो फ्रीक्वेंट भी नहीं है, ठीक है।
The crucial business trips, though regular at times, रेगुलर नहीं होते बिजनेस ट्रिप्स, दे कैन नॉट बी रेगुलर, ये ड्यूटी नहीं है. ओके, सो दिस कांट बी रेगुलर, तो रेगुलर नहीं तो क्रूशियल भी नहीं है. अब देखते हैं the prolonged business trips, though exhausted at times, gave the executive a unique chance. Yes, the prolonged means लंबे, जो लंबे चलते हैं, जो लंबे चलने वाले बिजनेस ट्रिप्स है वो वैसे तो एग्जॉस्टिव होते हैं, मतलब थका देने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी गेव द एग्जीक्यूटिव अ यूनिक चांस, एग्जीक्यूटिव्स को एक यूनिक चांस देते हैं इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने. इसमें लॉजिक है, चांस है कि ये हो सकता है. अब देखते हैं द डैश बिजनेस ट्रिप्स, द सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रिप्स दो इन्फ्लुएंशियल. सिग्निफिकेंट, द बिजनेस ट्रिप्स कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट, राइट? सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता. So, जब सिग्निफिकेंट नहीं हो सकता तो इन्फ्लुएंशियल भी नहीं होगा. सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, एक ही ऑप्शन के साथ हम रह गए, प्रोलॉन्ग्ड एंड एग्जॉस्टेड. ठीक है, सो ये क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड एंड एग्जॉस्टेड. मतलब जो लंबे चलने वाले बिजनेस ट्रिप्स है उनके साथ में जब वो लंबे चलते हैं, वैसे तो वो बहुत एग्जॉस्टेड, दे आर ट्रिप्स दो एग्जॉस्टेड एट टाइम्स, वो एग्जॉस्टेड होते हैं, थक जाते हैं लोग उसमें, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पर उसके बावजूद भी वो एग्जीक्यूटिव्स को एक यूनिक चांस देते हैं, मौका देते हैं टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलने का. क्लियर? ग्रेट. नाउ द नेक्स्ट वन. In order to put an end to the dash, in order to put an end to the dash. Okay, so the next question here is the dash business trips, though dash at times, gave the executive a unique chance to meet interesting people. So जब हम सेंटेंस एक बार में पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है. स्टूडेंट्स, एज ऑलवेज सेड कि सेंटेंस 2 से 3 बार रीड आउट कीजिए. सो लेट्स रीड इट वंस अगेन. द डैश बिजनेस ट्रिप्स, डैश एट टाइम्स गेव एग्जीक्यूटिव यूनिक चांस. मतलब जो बिजनेस ट्रिप्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स को यूनिक चांस देते हैं टू मीट इंटरेस्टिंग पीपल. सो द डिमांडिंग बिजनेस ट्रिप्स और द फ्रिक्वेंट बिजनेस ट्रिप्स, द क्रूशियल बिजनेस ट्रिप्स, द प्रोलॉन्ग्ड बिजनेस ट्रिप्स, द सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रिप्स. अब हमें समझना है द डिमांडिंग बिजनेस ट्रिप्स एंड मेमोरेबल. बिजनेस ट्रिप्स कभी मेमोरेबल नहीं होते, इसलिए ये ऑप्शन हमारा कैंसिल होगा. ये कैंसिल हुआ तो ये भी कैंसिल होगा. क्लियर? द डैश बिजनेस ट्रिप्स, द फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रिप, फ्रीक्वेंट मतलब जल्दी जल्दी, जो कम गैप में रिपीट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी, जो जल्दी जल्दी होते हैं, बार बार होते हैं बिजनेस ट्रिप्स, दो मोनोटोनस एट टाइम्स. वैसे तो कई बार वो मोनोटोनस होते हैं. मोनोटोनस मीन्स एक जैसे ही होते हैं हर बार. ठीक है, ये एक ऑप्शन लग रहा है कि हो सकता है. द क्रूशियल बिजनेस ट्रिप्स दो रेगुलर एट टाइम्स, सो इट कैन नॉट बी रेगुलर. रेगुलर नहीं है तो क्रूशियल भी नहीं होगा. प्रोलॉन्ग्ड भी नहीं हो सकता. प्रोलॉन्ग्ड वो होता है जो एक ही चीज बहुत लंबे समय तक चलती रहती है, उसको प्रोलॉन्ग्ड कहते हैं. जैसे बीमारी, कोई बीमार पड़ गया बहुत लंबे समय के लिए, 15 दिन 20 दिन के लिए, उसको कहेंगे प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. बट प्रोलॉन्ग्ड बिजनेस मीट्स नहीं हो सकते. ठीक है, सो प्रोलॉन्ग्ड नहीं होगा, इसलिए एग्जॉस्टेड भी नहीं होगा. सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रिप्स भी नहीं हो सकते. सिग्निफिकेंस मीन्स रिजल्ट, राइट? सो सिग्निफिकेंट भी नहीं हो सकते, इसलिए इन्फ्लुएंशियल भी नहीं होगा. सो अल्टीमेटली क्या बच रहा है? करेक्ट ऑप्शन जो हमें लग रहा था, फ्रीक्वेंट एंड मोनोटोनस. ओके, द फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रिप्स दो मोनोटोनस. सो दिस इज द करेक्ट लॉजिक एंड करेक्ट आंसर. ओके, सो आपको समझ में आया? द फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रिप्स मतलब जो बार बार होते हैं बिजनेस ट्रिप्स, भले ही वो वैसे तो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं एट टाइम्स, कई बार वो एक ही जैसे होते हैं. गेव द एग्जीक्यूटिव, लेकिन एग्जीक्यूटिव्स को यूनिक चांस देते हैं इंटरेस्टिंग लोगों से
मिलने को. Clear? Great. Now let's take the next one. Yes. In order to put an end to the dash that exists regarding the implementation of the policy to company should issue guidelines. कुछ भी समझ में नहीं आया? मुझे भी नहीं आया. Let's read out once again. In order to put an end, मतलब किसी चीज का अंत करने के लिए, in order to put an end to the dash, किस चीज को एंड करना है? जो exist, that exist regarding the implementation of the policy, जो पॉलिसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए एग्जिस्ट करता है. द कंपनी ऑफ द पॉलिसी, द कंपनी शुड इशू गाइडलाइंस, जिसके लिए कंपनी को गाइडलाइंस इशू करने हैं. सो in order to put an end to the ambiguities, ambiguities मतलब जब पिक्चर क्लियर नहीं हो, किसी चीज की क्लैरिटी नहीं हो, उसको बोलते हैं एम्बिगियस. ठीक है, जब चीजें लोगों को क्लियर नहीं होती उसको बोलते हैं एम्बिगियस. सो एम्बिग्यूटी मतलब अनक्लैरिटी, जब चीजों की क्लैरिटी नहीं है, दैट इज एम्बिगियस. सो ठीक है, in order to put an end to the differences that exist regarding the implementation of the policy, second dash आएगा कहाँ? That is missing. That is what I thought. Yes, students, second dash missing it. There is a typing error. So let me check it. Yes, so this was missing, students. यहाँ पे एक typing error था. Issue के बाद में dash है, second dash. I was looking where is the second dash. So the company should issue dash guidelines. Okay. अब हम देखते हैं फिर से. So अगर इसमें differences हम रखते हैं, in order to put an end to the differences that exist or implementation of the policy, the company should issue cautious guidelines. That doesn't seem cautious guidelines. Guidelines तो guidelines होते हैं, उसमें cautious क्या होता है? अगर कोई कंपनी ने इशू कर दिया गाइडलाइंस तो इट हैज टू बी फॉलोड. ठीक है. देन in order to put an end the burden that exists regarding implementation, policies are never burden. Policies कभी भी burden नहीं हो सकते क्योंकि those are important. So इसलिए stringent भी नहीं होगा. Inhibition and appropriate. Okay, inhibition भी नहीं होगा तो appropriate भी नहीं होगा. Reservations and fundamental. In order to put an end to the reservations that exist regarding the implementation of policy, policy implement करने के लिए कोई भी reservation नहीं करता है. There is no reservation. Okay, so this can't be the point. So ये भी नहीं हो सकता. So ultimately we have reached the correct answer and it is option A. Ambiguities and clear cut. So ambiguities means जो non clarity है एम्प्लॉइज के बीच में रिगार्डिंग द पॉलिसीज, उसको बोलते हैं एम्बिग्विटीज. ओके, सो इन ऑर्डर टू पुट उसको एंड करने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए, दैट एग्जिस्ट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी, द कंपनी शुड इशू क्लियर कट गाइडलाइंस. लॉजिकल है. क्लियर कट गाइडलाइंस आएंगे तो कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होगी, कोई भी नॉन क्लैरिटी वाली बात नहीं होगी. ग्रेट. So we got this correct answer. So students, with this we come to an end of the session today. I hope you enjoyed it, right? आपको session अच्छा लगा होगा and we learned many things. We learned the meanings of many words. कई words को कैसे use करना ये भी हमने सीखा through the sentence. कौन सा word किस sentence में fitting है, किस में नहीं है. Okay, so stay tuned, do a lot of practice and I will be back soon with some more practice sessions. Take care, bye bye.